हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐसे हसन। आज क्लास 10th में जो साइंस का हमारा टॉपिक है वो है पावर ऑफ एकोमोडेशंस। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन आई और उसके पार्ट्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ह्यूमन आई के ही चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है वो डिस्कस करेंगे। उसका नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। जैसे कि बोर्ड पर मैंने आपको लिखा है एकोमोडेशन, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एकोमोडेशन। ये वीडियो जो हमारी स्टार्ट हुई है तो मेरी आप सभी स्टूडेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि बहुत कंसंट्रेशन और ध्यान के साथ आप इस वर्ड और इस पूरे प्रोसेस का मतलब समझिएगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से शुरू करता हूँ कि एकोमोडेशन क्या होता है। सबसे पहले एकोमोडेशन जो वर्ड यहाँ लिखा है स्टूडेंट, हम उसका मीनिंग समझते हैं। एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट और सेटलमेंट। एडजस्टमेंट और सेटलमेंट यानी किस चीज का? हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट जो लेंस होता है अपने आप को ऑब्जेक्ट के हिसाब से एडजस्ट करता है। उसी पूरे प्रोसेस के बारे में और पूरा जो मैकेनिज्म इसमें छुपा हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन की डेफिनेशन बताता हूँ कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन की अगर हम डेफिनेशन समझेंगे स्टूडेंट तो ये होती है हमारी पावर ऑफ एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ एन आई टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ so that the image is always formed on retina irrespective of object distance। क्या मतलब हुआ इसका? यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जब आगे पीछे होता है और उसकी पोजीशन चेंज होती है तो हमारे आंखों के अंदर मौजूद जो आई लेंस होता है वो अपने फोकल लेंथ को भी एडजस्ट करता है ताकि उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर साफ आए, क्लियर आए और हमें वो इमेज बिल्कुल साफ दिखाई दे। इसी पूरे प्रोसेस को और फेनोमेना को पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ बच्चों कि पावर ऑफ एकोमोडेशन के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जो नॉर्मल लेंस होता है हमारा, वो नॉर्मल लेंस जितने भी आपने देखे होंगे जिसका हमारे स्पेक्स होते हैं यानी हमारे चश्मे होते हैं या फिर हमारे कैमरा होता है उसमें भी लेंस लगे हुए होते हैं। वो सारे लेंस काय के बने हुए होते हैं? ग्लास के बने हुए होते हैं। तो स्टूडेंट, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे आंखों के अंदर भी मौजूद जो आई लेंस है क्या वो भी ग्लास का बना हुआ है? कभी आपने सोचा है? क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा डेफिनेटली नॉट। हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट जो आई लेंस होता है वो ग्लास का बना हुआ नहीं होता है। नेचर ने, कुदरत ने जो हमारे आई का डिजाइन दिया है और उसके अंदर जो आई लेंस बनाया है वो आई लेंस ग्लास का नहीं है। अगर वो ग्लास का बना हुआ होगा तो वो कहीं ना कहीं हमारी आंखों को कुछ ना कुछ और कभी ना कभी नुकसान देगा, डैमेज करेगा। इसलिए हमारे आंखों के अंदर जो आई लेंस होता है वो बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। याद रखिएगा इसको। अब इसको हम बेहतर कैसे समझेंगे? तो हमारे आंखों के अंदर मौजूद जो आई लेंस है स्टूडेंट, वो आई लेंस जो है हमारा ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स का होता है। ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स का होता है। इसको मैं लिखे देता हूं। ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स। हमने अपने आई लेंस को ये कहा कि वो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स का है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार देख लेना या निकल जाना क्रॉस करके। जिस वक्त किसी ऑब्जेक्ट की लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर होती है विद द हेल्प ऑफ कॉर्निया
तो वो कॉर्निया से होती हुई पास आउट, क्रॉस होती हुई रेटिना पर आती है, रेटिना पर आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी आंखों के अंदर जो डिजाइन है आई लेंस का वो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि इसमें लाइट पास आउट हो गई। अब हमने इस लेंस को कहा फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि लेंस अपने शेप को चेंज करता रहता है, जो उसका साइज होता है लेंस का वो चेंज होता रहता है ऑब्जेक्ट के पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। और इसके मसल्स होते हैं। मसल्स कौन सी होती हैं? वो मसल्स हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि वो मसल्स होती हैं हमारी सिलियरी मसल्स, क्योंकि सिलियरी मसल्स हमारे विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स और आई लेंस को वो जोड़ती है, यानी हमारे आई लेंस को लिगामेंट जोड़ता है, अटैच करता है सिलियरी मसल्स से। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट जो आई लेंस है वो ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स का बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये ट्रांसपेरेंट फ्लेक्सिबल मसल्स जो प्रेजेंट है तो और ये शेप चेंज हो रहा है हमारे आई लेंस का, उसके पीछे कौन सा चीज छुपी हुई है जो इसके शेप को चेंज कर रही है? वो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। याद रखिएगा, लेंस जो यहाँ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें भी आप देख सकते हैं, इन दोनों फिगर के अंदर भी ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, याद रखिएगा। और ये दोनों ही लेंस जो होते हैं कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, याद रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यानी हमारी दोनों आंखों के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, याद रखिएगा, कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ ये बताया और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लेंस का जो शेप है, जो चेंज कर रहा है लेंस के शेप को, वो सिलियरी मसल्स है। तो सिलियरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट थी? हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था कि सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो यहाँ होती हैं, इन पोजीशन पर सिलियरी मसल्स होती हैं, ये वाली और ये वाली। तो सिलियरी मसल्स की ही मदद से हमारे लेंस की जो शेप है वो चेंज हो रहा है, याद रखिएगा। अब जो लेंस का शेप है वो कौन सी शेप में आ रहा है, वो कौन सा शेप ले रहा है, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप इस डायग्राम को देखिएगा बच्चों, जो मैंने आपका बोर्ड पर ड्रॉ किया है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, और ये हमारा आई लेंस है। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई लेंस से दूर होता है, फार पॉइंट पर होता है, उस वक्त सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को एलोंगेटेड कर देता है, यानी स्ट्रेच कर देता है। वो क्या डिजाइन होता है? वो ये होता है। इस शेप को हम कहते हैं एलोंगेटेड। क्या कहते हैं? एलोंगेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई लेंस से दूरी पर है, काफी दूर है, और हमारी आंखों के अंदर लेंस रेटिना पर जो उसकी इमेज बना रहा है और उसमें सिलियरी मसल्स ने लेंस का शेप चेंज किया, वो लेंस एलोंगेटेड होगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरी बात। वो बात क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के बहुत करीब होता है, पास में होता है, उस वक्त क्या होता है? उस वक्त भी तो उसका शेप चेंज होता होगा, ये भी तो होगा ना। यानी जब दूर था तो एलोंगेट हो गया, और जब वही ऑब्जेक्ट पास आ गया, करीब आ गया, उस वक्त लेंस का कैसा शेप हुआ? वो लेंस का शेप होता है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है, ये वाला,
ये लेंस का शेप जो ये हो जाता है हमारा इस तरीके से। इस शेप को हम कहते हैं कंप्रेस। कंप्रेस याद रखिएगा, ये जो लेंस का शेप होता है वो कंप्रेस कहलाता है। यानी जब ऑब्जेक्ट दूर था तो शेप हो गया एलोंगेटेड लेंस का, और जब वही ऑब्जेक्ट करीब आ गया, पास में आ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लेंस के जब करीब में आया तो उसको हमने कहा कंप्रेस। और इसके अंदर आगे चल के हम पढ़ेंगे यही पॉइंट हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट होगा। आगे चल के अभी इसी टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहां था, ठीक है, तब उसके लेंस की पोजीशन क्या थी और उसका शेप कैसा था, और जब वही ऑब्जेक्ट करीब आया हमारे तब लेंस का शेप क्या हुआ और फिर उसका शेप क्या हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। ये फिनोमेना समझ में आ रहा है। और ये सब कुछ, ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है स्टूडेंट किसकी मदद से हो रहा है, सिलियरी मसल्स की मदद से हो रहा है। सिलियरी मसल्स ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि लेंस का जो शेप चेंज होता है आंखों के अंदर वो कौन करता है, उसके पीछे कौन छुपा हुआ है, सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से एक बात और समझिएगा, जब सिलियरी मसल्स लेंस के शेप को चेंज कर रही तो कोई एक चीज और भी है, वो भी चेंज होगी, वो होती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसे मैं यहां लिखे देता हूं, फोकल लेंथ, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। अब ये फोकल लेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 नंबर की डेफिनेशन बोर्ड में आपके आती है। अब इसको फोकल लेंथ को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको और ये लेंस नजर आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ कहते हैं। बात समझ में आई आपको? बहुत छोटी सी बात है मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट से लेंस के बीच की दूरी को ही फोकल लेंथ कहते हैं। तो जब सिलियरी मसल्स ने लेंस के शेप को बदल दिया, एलोंगेट कर दिया, ठीक है, तो फोकल लेंथ भी उसकी बदल जाएगी। फोकल लेंथ कभी भी शेप के अकॉर्डिंग एक सी नहीं रहेगी, वो बदल जाएगी। तो यहाँ इस फार पॉइंट के अंदर फोकल लेंथ अगर हम देखेंगे तो अलग होगी, डिफरेंट। और नीचे वाले जो हमारा डायग्राम है जिसमें ऑब्जेक्ट करीब आ गया था और शेप चेंज हुआ था लेंस का, तो यहाँ की फोकल लेंथ चेंज हुई भी होगी, यहाँ भी डिफरेंट होगी, यहाँ भी डिफरेंट होगी, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको बेहतर तरीके से आप ऐसे समझिएगा, इसमें बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपकी समझ में ये भी आ गया कि सिलियरी मसल्स की मदद से हमारा लेंस का शेप चेंज हुआ। आपने ये भी समझ लिया कि फोकल लेंथ भी चेंज होगी। मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि फोकल लेंथ क्या होती है। अगर हम डेफिनेशन के तौर पे देखें, फोकल लेंथ की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, सिर्फ एक लाइन की होती है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। एक लाइन की अगर आपको डेफिनेशन, अगर आप सोचेंगे कि सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, तो सिर्फ ये याद रखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या गई बात? अब हम दूसरी बात समझते हैं और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाता रहेगा, यानी कोई ऑब्जेक्ट जब हमसे दूर चला जाएगा तो लेंस का शेप एलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है, एलोंगेट हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाएगी, लार्ज हो जाएगी साइज में, याद रखिएगा। और जब कोई ऑब्जेक्ट वही हमारे पास आएगा, करीब आएगा, उस वक्त जो लेंस का शेप होगा वो छोटा होता चला जाएगा, यानी कंप्रेस हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ जो होगी स्मॉल होती चली जाएगी। ये बहुत खास बात मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ध्यान से, कीनली, डीपली समझिएगा। अगर आपकी समझ में ये फिनोमेना, ये मैकेनिज्म नहीं आया कि ऑब्जेक्ट कहाँ था, लेंस कहाँ थे और फोकल लेंथ कहाँ थी, ठीक है, तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा कि पावर ऑफ एकोमोडेशन होता क्या है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब ऑब्जेक्ट दूर है हमसे, ठीक है, तो उस वक्त लेंस का शेप एलोंगेटेड हुआ और फोकल लेंथ बढ़ गई, लार्ज हो गई। और जब वही ऑब्जेक्ट को हम करीब लेकर आ गए, अपने पास में लेकर आ गए हैं, तो हमारे लेंस का शेप कंप्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा हो जाएगा और उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, याद रखिएगा। तो हम इसके अंदर कह सकते हैं कि जो हमारे दूर के पॉइंट होते हैं, यानी फार पॉइंट पर लेंस एलोंगेट होता है और नियर पॉइंट पर हमारे लेंस का शेप कंप्रेस होता है। इसको मैं आपको यहाँ लिखे देता हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए, ठीक है। फार पॉइंट लेंस एलोंगेटेड, ठीक है, और नियर पॉइंट पर लेंस कंप्रेस का मतलब आप समझते हैं। कंप्रेस का मतलब क्या होता है? दब जाना, छोटा हो जाना, स्मॉल हो जाना, कंप्रेस होता है। और ये सब कुछ होता है सिलियरी मसल से। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, फार पॉइंट जब ऑब्जेक्ट दूर था, लेंस एलोंगेट हुआ, फोकल लेंथ कैसी हो गई? लार्ज, बढ़ गई, ठीक है। नियर पॉइंट यानी वही ऑब्जेक्ट हमारे करीब आया, हमारे लेंस के पास आया, उस वक्त लेंस का शेप कैसा हुआ? कंप्रेस। फोकल लेंथ कैसी हो गई? स्मॉल, छोटी, ठीक है। कोई ज्यादा मुश्किल, कोई टिपिकल नहीं है, बहुत समझ में आने वाली बात है। कोई ऐसा भी बात नहीं है कि समझ में ना आए। आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। अब आ जाइए, एक बात और है स्टूडेंट्स इसके अंदर। वो बात यह है कि हम फार पॉइंट को और हमारे नियर पॉइंट को भी बेहतर तरीके से समझेंगे। वो फार पॉइंट और नियर पॉइंट क्या होता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमारा फार पॉइंट और नियर पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो फार पॉइंट जो होता है ज़्यादातर, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। और फार पॉइंट का जो एंड होता है वो इन्फिनिटी पर होता है। एक वर्ड इसके अंदर आता है स्टूडेंट, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी वर्ड बना है वर्ड इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसकी कोई हद नहीं, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। और इन्फिनिटी वो पॉइंट होता है जो एंडलेस हो, ना खत्म होने वाला, बिल्कुल फार पॉइंट, दूर का, सबसे दूर का, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका? लिमिटलेस, एंडलेस, ना खत्म होने वाला। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ, वो क्या है, उससे आप बेहतर तरीके से समझेंगे। स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि जब हमारा आसमान, आकाश यानी स्काई साफ होता है, बहुत बिल्कुल कोई भी बादल, क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो उस वक्त आसमान में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं जो कि ट्विंकलिंग करते हैं, टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। और जब हम अपने घर की टेरेस पर जाकर देखते हैं आसमान की तरफ, तो उस वक्त जो हमारे आंखों का लेंस होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, उस वक्त जो हमारे आंखों का लेंस होता है वो एलोंगेट हो जाता है। एलोंगेट यानी उस वक्त आंखों के लेंस का शेप ये हो जाता है जब हम आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं। क्यों? क्योंकि सिलियरी मसल्स हमारे लेंस को स्ट्रेच कर देती हैं, खींच देती हैं, ठीक है, स्ट्रेच कर देती हैं। तो स्ट्रेच होकर हमारे लेंस का शेप हो गया एलोंगेट, एलोंगेट हो गया, यानी एलोंगेटेड। कब हो गया? जब हम स्टार्स की तरफ देख रहे हैं, और वो स्टार जो हमसे लाखों किलोमीटर पर हैं, जिनके किलोमीटर्स और जिनका डिस्टेंस हम मेजर भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो स्टार्स हमसे जो इतनी दूर पर हैं वो फार पॉइंट कहलाएंगे, और उनका डिस्टेंस जो हमसे कहलाएगा वो इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी पर है। वो हमसे इन्फिनिटी पर है, हम उनसे इन्फिनिटी पर हैं। इस वजह से फार पॉइंट को इन्फिनिटी पर खत्म किया। अब बात समझ रहे हैं मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब हमने स्टार्स की तरफ को देखा, आसमान की तरफ, तो वहां हमने देखा हमारे लेंस का शेप एलोंगेट हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं। वो पॉइंट होता है हमारा
नियर पॉइंट। नियर पॉइंट बहुत जरूरी होता है समझना, जिसके अंदर एक मेजरमेंट आता है स्टूडेंट, और ये बहुत ही आपने अपनी बुक्स के अंदर साइंस में देखा होगा, ये लिखा होगा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। ये क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। अब हम समझते हैं वो क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ नियर पॉइंट यानी पास का, करीब का पॉइंट। तो इसे हम कहते हैं फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारे लेंस के पास में लेकर आएगा या फिर लाया जाएगा और वो इतना पास है कि उसका डिस्टेंस लेंस से 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी इमेज हमारे जो रेटिना पर बनेगी वो नीट एंड क्लीन और साफ होगी, क्लियर होगी, हमें बिल्कुल साफ दिखाई देगा। याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है आपको। यानी नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर जो कि एक फिक्स वैल्यू है, और इस वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये वैल्यू को जब हम चेंज नहीं कर सकते तो इसका मकसद क्या है बताने का, यानी हमारी आई लेंस के पास किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना करीब लाया जाए कि ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर पर हो, तो रेटिना पर जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल साफ और क्लियर बनेगी, बिल्कुल साफ। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, वो जस्ट अपोजिट ये होगा, जैसे आप बुक्स पढ़ते हैं, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो हमारी जो पोजीशन होती है वो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर होती है, ताकि हमें आसानी से दिखता है। अगर हम इसी मेजरमेंट को, इसी डिस्टेंस को कम करेंगे और उस ऑब्जेक्ट को जो हम हाथ में लिए हुए, सपोज करिए बुक है, अब मैं बुक को अपने और इस डिस्टेंस से करीब लाता जाऊंगा, सपोज करिए ये बुक है और ये डिस्टेंस है जहां मुझे बिल्कुल साफ क्लियर दिख रही है इसकी इमेज। अब मैं इसे और करीब लेकर आऊंगा तो मेरा आई का जो लेंस है वो क्या होगा, वो थोड़ा सारा अपने शेप को चेंज करेगा, ठीक है, और अपने आप को मैक्सिमम तौर पर कंप्रेस करने की कोशिश करेगा, कंप्रेस करने की। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया कि लेंस का, हमारे जो आई लेंस है उसका जो शेप है वो फ्लेक्सिबल है, मगर फ्लेक्सिबल होने का बच्चों मतलब ये तो नहीं है कि वो हम जैसा दिल चाहे उसका शेप को छोटा कर लेंगे, ऐसा नहीं है, और जैसा दिल चाहे हम उसे ज्यादा से ज्यादा कंप्रेस कर लेंगे, नहीं, उसकी भी एक लिमिट है, एक हद है कि हाँ यहाँ तक हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, और इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इससे ये मतलब हुआ कि 25 सेंटीमीटर पर हमारा आई लेंस मैक्सिमम कंप्रेस हो चुका होता है, मैक्सिमम कंप्रेस, और ये नॉर्मल आई के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एक फिक्स मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर। तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने आई को इतना छोटा कर लें कि वो बिल्कुल करीब में लेकर आए, नहीं, इतना करें कि हमें वो इमेज रेटिना पर साफ बने। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इस मेजरमेंट से, इस डिस्टेंस से ज्यादा करीब में लाएंगे तो इमेज जो होगी आई लेंस पर बनेगी धुंधली, और आई लेंस पर जब वो इमेज आएगी और वो रेटिना पर इमेज बनाने की कोशिश करेगा तो उसमें एक ब्लरनेस आएगी, एक धुंधलापन आएगा, आपको उस ऑब्जेक्ट को पहचानने में और देखने में दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट मुझे दिखाई दे, मगर आपने 25 सेंटीमीटर से जो उसका डिस्टेंस था आपने उसके बहुत करीब लिया है लेंस के। अब लेंस को प्रॉब्लम होगी, और जब लेंस को प्रॉब्लम होगी तो रेटिना पर एक धुंधली, एक ब्लरनेस इमेज बनेगी जिससे हमें दिखाई देने में दिक्कत आएगी। इसे ही नियर पॉइंट कहते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यही सारा स्टूडेंट्स फिनोमेना पावर ऑफ एकोमोडेशन बताता है। आपकी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आप इसकी चाहें तो डेफिनेशन मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन is the ability of an eye to adjust its focal length so that the image is always formed on retina irrespective of object distance। इसका मतलब यानी
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हमारे आंखों के अंदर प्रेजेंट ये आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा और कोशिश करेगा पूरी पूरी के उसकी इमेज रेटिना पर साफ आए, हमें दिखाई दे। ठीक है, इसे ही पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।